अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो केवल शेयर के भाव को देखकर निवेश नहीं करते, बल्कि कंपनी के बिजनेस, मैनेजमेंट की सोच, भविष्य की रणनीति और लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी को समझकर निवेश करना पसंद करते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे मयूर यूनिक्वार्टर्स लिमिटेड के Q4 और पूरे वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल की। इस कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट ने कंपनी के शानदार वित्तीय प्रदर्शन के पीछे के कारण, एक्सपोर्ट बिजनेस की तेजी, मार्जिन में आई जबरदस्त बढ़ोतरी, आने वाले वर्षों की ग्रोथ, नए कैपेक्स प्लान, ऑटोमोटिव सेक्टर की संभावनाओं और कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम केवल रिजल्ट नहीं पढ़ेंगे बल्कि यह समझेंगे कि आखिर कंपनी की असली दिशा क्या है और क्या आने वाले वर्षों में यह कंपनी अपने प्रदर्शन को बनाए रख पाएगी। यह पूरा विश्लेषण कंपनी द्वारा जारी Q4 एवं FY26 अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल ट्रांसक्रिप्ट पर आधारित है। सबसे पहले कंपनी को थोड़ा समझ लेते हैं। मयूर यूनिक्वार्टर्स भारत की अग्रणी सिंथेटिक लेदर और PVC विनाइल निर्माता कंपनियों में से एक है। कंपनी केवल घरेलू बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका, यूरोप और अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी मजबूत उपस्थिति बना चुकी है। इसके प्रमुख बिजनेस सेगमेंट में ऑटोमोटिव OEM, एक्सपोर्ट OEM, फुटवियर, फर्निशिंग, रिप्लेसमेंट मार्केट और विभिन्न इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों से कंपनी लगातार अपने बिजनेस मॉडल को हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स और हाई मार्जिन एक्सपोर्ट बिजनेस की ओर शिफ्ट कर रही है और इसी रणनीति का असर अब इसके वित्तीय परिणामों में साफ दिखाई देने लगा है। मैनेजमेंट ने भी कॉन्फ्रेंस कॉल में स्पष्ट कहा कि उनका उद्देश्य केवल अधिक मात्रा में उत्पाद बेचना नहीं, बल्कि बेहतर गुणवत्ता वाले और अधिक लाभ देने वाले बिजनेस पर फोकस करना है। अब बात करते हैं इस तिमाही के सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ों की। कंपनी ने स्टैंड अलोन आधार पर लगभग 260 करोड़ रुपए से अधिक का रेवेन्यू दर्ज किया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगभग 82 करोड़ रुपए रहा, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 61 करोड़ रुपए के आसपास रहा। सबसे खास बात यह रही कि कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल लगभग 22% बढ़ा, जबकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगभग 70% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 73% की शानदार वृद्धि दर्ज करने में सफल रहा। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए यह बहुत मजबूत प्रदर्शन माना जाता है, क्योंकि सामान्यतः लाभ की वृद्धि राजस्व वृद्धि के आसपास रहती है, लेकिन यहाँ लाभ की वृद्धि राजस्व से कई गुना अधिक दिखाई दे रही है। इसका सीधा अर्थ है कि कंपनी केवल अधिक बिक्री नहीं कर रही, बल्कि पहले की तुलना में अधिक लाभदायक बिक्री कर रही है। यदि कंसोलिडेटेड स्तर पर देखें तो भी कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। रेवेन्यू लगभग 273 करोड़ रुपए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगभग 81 करोड़ रुपए और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 59 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। इसका मतलब है कि विदेशी सहायक कंपनियां भी समग्र प्रदर्शन में सकारात्मक योगदान दे रही हैं और कंपनी का वैश्विक बिजनेस लगातार मजबूत हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी शानदार प्रॉफिट ग्रोथ आई कैसे? क्या केवल रेवेन्यू बढ़ने से ऐसा हुआ या इसके पीछे कुछ और कारण भी हैं? यही सवाल लगभग हर विश्लेषक ने कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट से पूछा। पिछले कई वर्षों से कंपनी लगभग 25 से 26% EBITDA मार्जिन की बात करती रही है, लेकिन इस बार तिमाही में मार्जिन लगभग 30% के आसपास पहुंच गया। स्वाभाविक रूप से निवेशकों के मन में यह प्रश्न था कि क्या यह केवल एक बार का लाभ है या आने वाले वर्षों में भी ऐसा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। मैनेजमेंट ने इसका उत्तर काफी विस्तार से दिया। उन्होंने बताया कि पहला और सबसे बड़ा कारण है एक्सपोर्ट बिजनेस का लगातार बढ़ना। कंपनी के अनुसार एक्सपोर्ट ऑर्डर्स लगातार बढ़ रहे हैं और एक्सपोर्ट बिजनेस पर मिलने वाला मार्जिन घरेलू बाजार की तुलना में कहीं अधिक बेहतर है। जैसे जैसे एक्सपोर्ट का योगदान बढ़ रहा है, वैसे वैसे कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी मजबूत होती जा रही है। दूसरा कारण बेहतर प्रोडक्ट मिक्स रहा। इस तिमाही में कंपनी ने अधिक मात्रा में ऐसे प्रोडक्ट्स बेचे जिनकी वैल्यू अधिक थी और जिन पर लाभ भी बेहतर मिला। तीसरा कारण रहा ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में सुधार। जनवरी, फरवरी और मार्च के दौरान कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत रही, जिसके कारण उत्पादन क्षमता का बेहतर उपयोग हुआ और प्रति यूनिट लागत कम हुई। चौथा कारण रहा कॉस्ट कंट्रोल। फ्रेट कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों में कमी आई, जिससे ऑपरेटिंग मार्जिन में अतिरिक्त सुधार देखने को मिला। इन सभी कारणों ने मिलकर कंपनी के लाभ को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया।
हालांकि मैनेजमेंट ने निवेशकों को एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी एक तिमाही के आधार पर भविष्य का अनुमान लगाना सही नहीं होगा। कंपनी की आधिकारिक गाइडेंस अभी भी लगभग 25 से 30% एबिटा मार्जिन की है। यदि एक्सपोर्ट बिजनेस लगातार बढ़ता है, उत्पादों का मिश्रण बेहतर रहता है और कोई बड़ा वैश्विक व्यवधान नहीं आता, तो मजबूत मार्जिन बनाए रखना संभव है। लेकिन तिमाही दर तिमाही उतार चढ़ाव को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं उस बिजनेस की जो आने वाले वर्षों में कंपनी का सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है, और वह है एक्सपोर्ट बिजनेस। मैनेजमेंट ने साफ कहा कि अमेरिका और यूरोप से OEM ऑर्डर्स लगातार बढ़ रहे हैं। विशेष रूप से अमेरिकी ऑटोमोबाइल कंपनियों के साथ कंपनी का संबंध मजबूत हो रहा है। उन्होंने बताया कि अमेरिका से मिलने वाले OEM ऑर्डर्स पहले से बेहतर गति पकड़ चुके हैं और आने वाले 2 से 3 वर्षों तक यही ग्रोथ मोमेंटम जारी रहने की उम्मीद है। यदि ऐसा होता है तो कंपनी के रेवेन्यू के साथ साथ मार्जिन प्रोफाइल भी और बेहतर हो सकती है, क्योंकि OEM एक्सपोर्ट बिजनेस सामान्य घरेलू बिजनेस की तुलना में अधिक लाभदायक माना जाता है। कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान एक और दिलचस्प जानकारी सामने आई। मैनेजमेंट ने बताया कि कंपनी का फोर्ड के साथ बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। पहले फोर्ड के साथ कंपनी का वॉल्यूम अपेक्षाकृत कम था, लेकिन अब नए प्लेटफॉर्म मिलने शुरू हो गए हैं और आने वाले महीनों में यह बिजनेस और बढ़ने की संभावना है। इसका मतलब है कि कंपनी केवल नए ग्राहकों पर निर्भर नहीं है, बल्कि मौजूदा ग्राहकों के साथ भी अपने संबंधों को लगातार मजबूत कर रही है। किसी भी सप्लायर कंपनी के लिए यह बेहद सकारात्मक संकेत माना जाता है, क्योंकि मौजूदा ग्राहक यदि अधिक ऑर्डर देने लगें तो ग्राहक प्राप्त करने की लागत कम होती है और भविष्य का बिजनेस अधिक स्थिर हो जाता है। अब बात करते हैं FY 27 के लिए कंपनी की ग्रोथ गाइडेंस की। मैनेजमेंट ने काफी स्पष्ट रूप से कहा कि घरेलू बाजार में लगभग 8 से 10% की वैल्यू ग्रोथ का लक्ष्य रखा गया है, जबकि एक्सपोर्ट बिजनेस में लगभग 15 से 20% की वैल्यू ग्रोथ की उम्मीद है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका पूरा फोकस ऑटोमोटिव सेगमेंट पर है, क्योंकि इसी सेगमेंट में सबसे बेहतर अवसर और सबसे बेहतर मार्जिन उपलब्ध हैं। दिलचस्प बात यह रही कि मैनेजमेंट ने यह भी कहा कि वे जानबूझकर कंजर्वेटिव गाइडेंस दे रहे हैं। यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो वास्तविक वृद्धि इस अनुमान से भी बेहतर हो सकती है, लेकिन कंपनी फिलहाल निवेशकों को अधिक वादे करने के बजाय वास्तविकता के करीब रहना चाहती है। जब विश्लेषकों ने पिछले वर्ष के वास्तविक प्रदर्शन के बारे में पूछा तो मैनेजमेंट ने बताया कि FY 26 में कुल वैल्यू ग्रोथ लगभग 15% रही। इसमें एक्सपोर्ट बिजनेस लगभग 35% से अधिक बढ़ा, जबकि घरेलू बाजार में लगभग 4% की वृद्धि दर्ज की गई। वॉल्यूम ग्रोथ लगभग 5% रही, जबकि वैल्यू ग्रोथ इससे कहीं अधिक रही। इसका अर्थ यह है कि कंपनी ने केवल अधिक मात्रा में बिक्री नहीं की, बल्कि अधिक कीमत और अधिक मार्जिन वाले उत्पाद बेचकर बेहतर लाभ अर्जित किया। यह किसी भी क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की सबसे अच्छी पहचान होती है कि उसकी वैल्यू ग्रोथ वॉल्यूम ग्रोथ से तेज हो। इसी दौरान निवेशकों ने रॉ मटेरियल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी सवाल पूछे, क्योंकि PVC पेस्ट और अन्य पेट्रोलियम आधारित कच्चे माल की कीमतों में हाल के महीनों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला था। मैनेजमेंट ने स्वीकार किया कि मार्च के दौरान कीमतों में तेजी आई थी और शुरुआत में उपलब्धता को लेकर भी कुछ चिंता थी, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो चुकी है। उनका कहना था कि फिलहाल कच्चे माल की उपलब्धता कोई बड़ी समस्या नहीं है और कीमतों में भी कुछ नरमी देखने को मिली है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कच्चे माल की कीमत बढ़ने पर ग्राहकों तक उसका प्रभाव पहुंचाने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए छोटी अवधि में मार्जिन पर कुछ दबाव आ सकता है, लेकिन लंबी अवधि में कंपनी सामान्यतः यह अतिरिक्त लागत ग्राहकों तक पास ऑन कर देती है, जिससे पूरे वर्ष के आधार पर बड़ा असर नहीं पड़ता। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षणिक एवं सूचना उद्देश्य के लिए है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अथवा वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें।